जमशेदपुर मेंस कॉलेज जमशेदपुर, डिपार्टमेंट ऑफ साइकोलॉजी, एजुकेशनल साइकोलॉजी, यूजी सेमेस्टर 2। माय टॉपिक इज सोशल साइकोलॉजी ऑफ क्लासरूम, टाइप ऑफ व्यू। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं आप सबों के बीच सोशल साइकोलॉजी ऑफ क्लासरूम के टाइप्स ऑफ व्यू टॉपिक को लेके आई हूँ। पहले क्लास में मैंने सोशल साइकोलॉजी क्या है और सोशल साइकोलॉजी को क्लासरूम में हम टीचर बच्चों के बीच कैसे व्यवहार में लाते हैं, बच्चों को कैसे समायोजन, सामाजिक वैल्यू, सामाजिक नॉर्म्स, मूल्य वगैरह जो बताया गया है उसको मैं बताई थी। लेकिन आज मैं टीचर्स जो हैं क्लासरूम को कैसे सामाजिक वैल्यू को सिखाते हैं, बच्चों के साथ किन किन बातों को उनके जीवन में उतारना है, सीखना है हम टीचर्स को, उन मुख्य बिंदुओं को लेके मैं आई हूँ। लेकिन मुख्य बिंदुओं को बताने से पहले थोड़ी सी मैं पहले क्लास का रिमाइंड करना ये चाहूँगी कि सोशल साइकोलॉजी क्या है। नॉर्मल जानिए कि सोशल साइकोलॉजी यह है कि कोई भी मनुष्य समाज के अंतर्गत जो समाज की वैल्यू होती है, समाज के मानक होती है, समाज के नॉर्म्स होते हैं, समाज के तथ्य होते हैं, उन सभी चीज़ों को फॉलो करना, समझना और ज़िंदगी में उतारना ही सोशल साइकोलॉजिस्ट ने हम मनुष्य को सिखलाया है, बतलाया है, जो दैनिक जीवन में हम सभी को उतारना चाहिए। बच्चे थोड़ी सी एक लाइन में ये भी बोलना चाहूँगी फिर से कि सोशल साइकोलॉजी का जो डेवलपिंग किया है, इस्टेब्लिश किए हैं, वो बहुत सारे मनोवैज्ञानिकों ने किए हैं, जिसमें प्रमुख हैं प्लेटो एंड अरस्तु। जो प्लेटो के अरस्तु जो हैं शिष्य थे। प्लेटो का कहना ये था कि समाज मनोवैज्ञानिक जो है, सोशल साइकोलॉजी जो है, हमारे परिस्थिति के बारे में, परिस्थिति के अंतर्गत जो हम सीखते हैं, वो अरस्तु जी का कहना था, प्लेटो जी का कहना था। अरस्तु जी ने बताया था सोशल साइकोलॉजी वह है जो जन्मजात से होती हैं और उन्हें चेंज करना मुश्किल हो जाता है, वो बात अरस्तु जी ने बताया है। बच्चों सही में आप सभी को पता है कि जो जन्मजात से जो लक्षण हम में हैं, आप में हैं, जो भी है, उसको चेंज करना कितनी डिफ़िकल्टी होती है। अब बच्चे हम टू दी पॉइंट पे आएंगे कि हम शिक्षकों को समाज मनोवैज्ञानिकों के अंतर्गत किन किन बातों को सीखना चाहिए, किन किन बातों को क्लासरूम के अंतर्गत रखना चाहिए, बच्चों को सिखाने में किन किन मुख्य बातों हमें सहयोग देती है, हम टीचर को सहयोग देती हैं। आइए हम जानें क्या क्या बिंदु हैं। फर्स्ट है शिक्षक छात्र संबंध, टीचर्स पीपल रिलेशनशिप। पीपल बोले या स्टूडेंट्स बोले, दोनों वर्ड्स चल सकता है। सेकंड है छात्रों का आपसी संबंध, रिलेशनशिप अमंग पीपल और स्टूडेंट्स। थर्ड है विद्यालय के कर्मचारियों का आपस में संबंध, यानी कि स्कूल में या कॉलेज में जितने भी वर्कर्स हैं, मतलब आपस में कैसा रिलेशनशिप होना चाहिए। फोर्थ है भौतिक सुविधाएं, मतलब फिजिकल फैसिलिटीज। फिफ्थ है वर्ग का आकार, दैट मीन्स द साइज ऑफ क्लासरूम। नेक्स्ट है 6 छात्रों की शिक्षक के प्रति मनोवृत्ति, अर्थात एटीट्यूड ऑफ स्टूडेंट्स टुवर्ड्स टीचर्स। नेक्स्ट है 7 छात्रों की समायोजनशीलता, एडजस्टमेंट ऑफ स्टूडेंट्स। बच्चे 7 पॉइंट्स हैं। हमारे टीचर्स किन किन बिंदुओं को सीख करके अपने दैनिक जीवन में, अपने क्लासरूम में बच्चों को सहयोग दे सकते हैं, समायोजन शक्ति बढ़ा सकते हैं, सामाजिक मनोविज्ञान के जरिए अपने क्लासरूम को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, समाज मनोवैज्ञानिक के द्वारा बच्चों को कैसे एस्टेब्लिश कर सकते हैं। अब हम जानेंगे कि बारी बारी से हर बिंदुओं को किस तरीके से समझना है। अर्थात शिक्षक छात्र संबंध अपने अध्ययनों के आधार से लीड्स एंड कुक ने 1959 में बताया कि, यानी स्पष्ट किया कि छात्रों के साथ
शिक्षक का कैसा संबंध होना चाहिए। बच्चे नॉर्मल हम सभी जानते हैं कि कोई भी रिलेशंस हो, दोनों के बीच अगर मधुर संबंध होता है तो हमारी काम क्या होती है, आसान होती है, इजीली होती है और हम सही सही सीख पाते हैं। इसी तरह टीचर और स्टूडेंट के बीच मधुर रिलेशन होने के बारे में हमारे महोदय ने, साइकोलॉजिस्ट महोदय ने, कुक तथा लिट्स ने बताए हैं कि दोनों के बीच का मधुर रिलेशन ही शिक्षक के बीच छात्रों का सामाजिक योगदान देती है, सामाजिक शिक्षा को परिपूर्ण में सहायक करती है। बच्चे सेकेंड पॉइंट आएंगे, छात्रों का आपसी संबंध। हमारा जो शिक्षा है उसको परिपूर्ण के लिए छात्रों के बीच का संबंध भी, आपसी संबंध भी कैसा होना चाहिए, मधुर होना चाहिए, अच्छा होनी चाहिए, बहुत अच्छा होना चाहिए, ताकि हमारी जितना भी अच्छा रिलेशन रहेगा उतना हमारा शिक्षा अच्छा हो पाएगा। इसीलिए छात्रों के बीच का आपसी सहयोग भी अच्छी होनी चाहिए, आपसी रिलेशन भी अच्छा होना चाहिए। आप लोग देखते होंगे जब आप लोग की क्लासरूम में फ्रेंड से अच्छा रिलेशन होते हैं तो जो क्लास में हम अच्छे से सारे स्टूडेंट नहीं भी समझ पाते हैं तो स्टूडेंट एक दूसरे का कंसेप्ट करके क्लास को क्लियर कर लेते हैं, डाउट को क्लियर कर लेते हैं। इसीलिए छात्रों का आपसी संबंध होना बहुत ज़रूरी है। जिस प्रकार टीचर्स के बीच स्टूडेंट का मधुर रिलेशन होना ज़रूरी है, समाज मनोवैज्ञानिकों ने शिक्षा को परिपूर्ण के लिए बताया है, उसी तरह समाज मनोवैज्ञानिकों ने यह भी बताया है कि छात्रों के आपसी संबंध का अच्छा होना बहुत ज़रूरी है। शिक्षा का परिपूर्णता की भूमिका को निभाता है, हमारी छात्रों की आपसी सहयोग का। नेक्स्ट टॉपिक थर्ड है बच्चे, विद्यालय के कर्मचारियों का आपस में संबंध। इस बात का भी प्रभाव पड़ता है कि शिक्षकों का संबंध हर कर्मचारियों के साथ, खास करके हमारे प्रिंसिपल हैं, स्कूल हो या कॉलेज, अगर शिक्षकों का प्रिंसिपल से तालमेल, एडजस्टमेंट अच्छा होता है, स्कूल मैनेजमेंट हो, कॉलेज मैनेजमेंट हो या फिर शिक्षा की परिपूर्णता तभी पॉसिबिलिटी होती है जब शिक्षकों के साथ कॉलेज और स्कूल में सारे कर्मचारियों के साथ, सारे वर्कर्स के साथ, खास तौर से प्रिंसिपल के साथ अच्छा रिलेशन होता है। हमारे जो शिक्षा होती है परिपूर्ण हो पाती है, क्योंकि सबों का एडजस्टमेंट, सबों का रिलेशन अच्छा होने से राय मतलब ओपिनियन सबों का एक होता है। जब ओपिनियन एक होती है तो हमारी शिक्षा परिपूर्ण होती है। बच्चे नेक्स्ट है भौतिक सुविधाएं, अर्थात अपने अध्ययनों के अनुसार कार्नल 1960 ने पाया कि भौतिक सुविधाओं के अंतर्गत हमारे क्लासरूम की साइज जो होती है बच्चों के, पीपल के संख्या के अकॉर्डिंग बड़ा छोटा होनी चाहिए। और हमारे क्लासरूम यानी कि भौतिक सुविधाएं के अंतर्गत आती हमारे क्लासरूम के अंतर्गत बड़ी बड़ी खिड़कियां होनी चाहिए, वायु संचार का स्रोत होनी चाहिए, गर्म और ठंडे सीजन के अकॉर्डिंग बहुत सारे कुछ अवेलेबल होनी चाहिए, डोर बड़ा सा होना चाहिए, अगर हो सके तो एक क्लासरूम में डबल डोर होना चाहिए, क्योंकि लास्ट बेंच वाले जो बच्चे होते हैं अगर उनको निकलना होता है या इन करना होता है, उन्हें इन आउट में किसी तरह की परेशानियां नहीं होती है। इसीलिए क्लासरूम में डबल डोर होना भौतिक सुविधाएं के अंतर्गत मुख्य बातें हैं, क्योंकि सिंगल डोर जो है, जो लास्ट बेंच के बच्चे होते हैं वो स्टार्ट से जब इन करते हैं उनको जाते जाते टाइम बहुत लग जाते हैं, जो भौतिक सुविधाएं के लिए रॉन्ग माना जाता है। बच्चे आप लोग को भी ये फैसिलिटीज़ पता होगा कि हमारी क्लास में ये क्या क्या चीज़ हैं, और अगर किन्हीं चीज़ की परेशानियां होती हैं उन बातों को प्रिंसिपल के सामने, हेड के सामने, टीचर के सामने आप लोग भी रख सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है बच्चे वर्ग का आकार। अपने अध्ययनों में कास्टोर 1951 तथा बेकर 1936 ने प्राप्त किया है क्या वर्ग का आकार, अर्थात वर्ग में छात्रों की संख्या का
प्रभाव पड़ता है। अर्थात क्लासरूम जो है, वर्ग का आकार जो है इतनी बड़ी होनी चाहिए, जितने बच्चे हैं उसके अकॉर्डिंग बड़ा छोटा होना चाहिए। उन्होंने बताया कि अगर वर्ग का छोटा होता है, क्लासरूम छोटी होती है, स्टूडेंट पॉपुलेशन ज़्यादा होती है, तो एक्टिविटीज़ करने में, कोई भी एक्टिविटीज़ करने में बहुत परेशानियाँ आती है। सपोज कि आप क्लासरूम में छोटी सी प्रोग्राम रखना चाहते हैं, जैसे टीचर्स डे है, या फिर कोई ड्राइंग क्लासेस रखना चाहते हैं, उसमें क्या होता है कि अगर क्लासरूम का आकार है, साइज है, अगर पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग छोटा होता है तो आप लोग को रिलैक्सेशन नहीं हो पाती, रिलैक्स फील नहीं होता है। इसीलिए क्लासरूम का आकार अच्छा होना बहुत ज़रूरी है, ताकि आप सभी बच्चे को एक्टिविटीज़ करने में किसी प्रकार की परेशानी का सामना नहीं करना पड़े। नेक्स्ट टॉपिक्स है बच्चे, छात्रों की शिक्षक के प्रति मनोवृत्ति। अर्थात छात्रों द्वारा कक्षा में शिक्षक के व्यक्तित्व तथा उनके अध्ययन विधि को अधिक महत्व दिया जाता है। अर्थात बच्चे, यह होता है कि हम क्लास आपका लेते हैं तो ये आपको कैसा क्लास लगा, बहुत अच्छा, मीडियम अच्छा, या किसी टीचर को आप लोग को एडजस्ट नहीं हो पाता, उस पे आप लोग का डिपेंड है कि कैसा एटीट्यूड टीचर पे बनता है। इसलिए हम टीचर को बहुत अच्छा पढ़ाना पड़ता भी है, और इतना इस तरह से पढ़ाना पड़ता है ताकि आप लोग संतुष्ट हो, अपने टॉपिक से, अपने सब्जेक्ट से, अपने सिलेबस से सेटिस्फैक्शन भी मिल सके, तब जाके छात्रों की शिक्षक के प्रति मनोवृत्ति का अच्छा कहलाता है समाज मनोवैज्ञानिकों के थ्रू। इसके अंतर्गत बच्चे, अगर छात्रों की शिक्षक के प्रति मनोवृत्ति तब होती है जो शिक्षक के शैक्षिक क्रियाएं एवं शैक्षिक अभिरुचि पर प्रभाव पड़ता है। अतः शिक्षक को जानना चाहिए कि कौन कौन से गुण छात्र को शिक्षा के प्रति अनुकूल होती है। यानी कि पढ़ाई के साथ साथ ही हम लोगों को एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ भी बच्चों के साथ आप सबों के बीच कराने चाहिए। एक्टिविटीज़ में बहुत सारी आते हैं, क्यूज हैं, डांस हैं, सिंगिंग है, अंताक्षरी है। क्लास में बीच बीच में इंटरवल, छोटी छोटी ब्रेक देके टीचर्स को ये सब भी चीज़ कराने चाहिए, जैसा कि सोशल साइकोलॉजिस्ट ने बताते हैं। नेक्स्ट एंड लास्ट पॉइंट है बच्चे, सेवंथ, वो है छात्रों की समायोजनशीलता। अर्थात स्टूडेंट्स जो है अपना क्लास में कैसे एडजस्टमेंट करके अपनी पढ़ाई को डेवलप करें, है ना। कक्षा में किसी भी प्रकार की सामाजिक वातावरण सफलता की निर्भरता इस बात पर होती है कि छात्र द्वारा कहाँ तक कितनी समायोजन की गई है। कभी कभी ऐसे होते हैं बच्चे कि अगर क्लास में बेंच की कमी पड़ जाती है, बच्चे ज़्यादा आ जाते हैं, तो बच्चे की आदत है, आप सबों की आदत रहती है 3-3 बच्चे बैठना, अगर संजोग बस 5-5 बैठना पड़ जाता है, तो टीचर इस तरह से उन्हें एडजस्टमेंट करके हम सिखा पाते हैं, सिखा पाना चाहिए। जो बच्चे 3 के बदले 5 भी बैठ जाएं तो उन्हें किसी प्रकार की परेशानियों की सामना न करना पड़े। उनको समझना चाहिए, समझ पाएँ आप लोग कि हाँ ठीक है, आज 5-5 बैठे भी एक एंजॉय है। इस तरह के कैसे एडजस्टमेंट करके आप क्लास को फुलफिल करेंगे, वो आप लोगों पे डिपेंड करता है। तो ये शिक्षा, ये ज्ञान कहाँ से मिलती है? हम टीचर्स के थ्रू आप लोगों को मिलती है। हम टीचर्स को कहाँ से मिलती है? तो सोशल साइकोलॉजी के थ्रू मिलती है। सोशल साइकोलॉजी ने हमें बताती है कि कैसे एडजस्टमेंट कराना है अपने बच्चों को, कैसे शिक्षा देना है कि बच्चा समायोजनशील बने, समायोजनशील बन के अपनी क्लास को, सभी चीज़ को सीखें। इसी तरह से बच्चे, हम सारी समायोजनशीलता को बनाए रखेंगे, अपनी लाइफ में अच्छा रहता है। अर्थात समाज मनोवैज्ञानिकों ने हमारे क्लासरूम को समायोजनशील बनाने के लिए, हमारी क्लासरूम को कैसे अच्छे ढंग से सही चीज़ कर पाएंगे, सभी बिंदुओं को इस तरह से बताया है, जो हम सभी को मैं बता चुकी हूँ। अब बच्चे, हम ये भी जानेंगे साथ साथ में शिक्षण पर कक्षा की सामाजिक वातावरण का प्रभाव, मतलब कैसा इफेक्ट पड़ता है सामाजिक मनोविज्ञान को हमारी टीचिंग प्रोसेस में। बच्चे जानें कि शिक्षा मनोवैज्ञानिकों द्वारा विशिष्ट प्रयास कर यह भी अध्ययन करने का प्रयास किया है कि कक्षा में शिक्षण पर एक विशिष्ट प्रकार की सामाजिक वातावरण क्या प्रभाव पड़ता है। ऐसे निम्न गुण 12 हैं, जो जानिए बच्चों।
1 2 3 से। स्टूडेंट्स, मैं सभी 7 पॉइंट को बता चुकी हूँ। अब मैं नेक्स्ट स्टेज, हालांकि मैं अभी बता दी कि प्रभाव को भी हम लोग के बीच जानना जरूरी है, लेकिन प्रभाव कौन कौन से हैं, कौन कौन से 12 पॉइंट हैं, उन सभी पॉइंट को नेक्स्ट स्टेज बताऊंगी। ओके बच्चे, आज के लिए इतना ही। ओके, थैंक यू।